यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका बन चुका है। आज हम ग्रोसरीज, कैफे बिल्स और मोबाइल रिचार्ज या छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए बस यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और तुरंत पैसा भेज देते हैं। लेकिन वहीं जब बड़ी खरीदारी करनी हो, जैसे कि स्मार्टफोन लेना हो, ज्वेलरी, घर का कोई सामान या फिर ट्रैवल बुकिंग करनी हो, तो उसके लिए यूपीआई आम जन के लिए अब तक उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप किश्तों में पेमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर आपको 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा की चीज़ खरीदनी होती है तो इसके लिए यूपीआई की जगह आप ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड पर भरोसा करते हैं। लेकिन अब एनपीसीआई जो देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलाने और मैनेज करने का काम करती है, वो कुछ फिनटेक कंपनीज के साथ मिलकर इसे बदलने की तैयारी कर रही है। उनका नया प्लान है ईएमआई ऑन यूपीआई, यानी कि आप बड़ी खरीदारी भी आसानी से मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। ये नया सिस्टम कैसे काम करता है, इसके कितने फ़ायदे हैं और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इन सभी बातों को जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। 2016 में भारत के बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का आना एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तरीके को फंडामेंटली बदल कर रख दिया था। समय के साथ साथ इसमें कई तरह के बदलाव लाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें। हाल ही में ईएमआई ऑन यूपीआई इनिशिएटिव भी इसी वजह से लाया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी, यानी कि एनपीसीआई भी क्यूआर बेस्ड यूपीआई पेमेंट में ईएमआई का ऑप्शन लाने की तैयारी कर रही है। इस नए प्लान से यूजर्स को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की ठीक वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जैसे आप क्रेडिट कार्ड ईएमआईज में देखते हो। इस नए सिस्टम में जब आप कोई चीज़ यूपीआई से खरीदोगे तो चेकआउट के समय आपको ऑप्शन मिलेगा कि पूरा पैसा एक साथ देना है या ईएमआई का ऑप्शन चुनना है। इसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि कितने महीने में पेमेंट करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड या अकाउंट में अवेलेबल क्रेडिट लाइन है तो वो भी ऑटोमेटिकली इस सिस्टम में ऐड हो जाएगी। जहाँ तक चार्जेस और रेवेन्यू की बात है तो एनपीसीआई ने इसके लिए भी अलग से नियम बनाने का प्लान किया है। आमतौर पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस में मर्चेंट फी नहीं लगती है, लेकिन ईएमआई या क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन पर करीब 1.5% इंटरचेंज फी लग सकती है। हालांकि अभी आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ खास बैंकों ने ये सुविधा अपने मोबाइल ऐप के जरिए सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए दी थी। यूं तो ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में फिनटेक कंपनी किवी ने भी ये मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें आप यानी कि सभी लोग अपने यूपीआई परचेसेस को आसानी से मंथली इंस्टॉलमेंट में बदल सकते हैं। सबसे खास बात ये कि जो इंटरेस्ट आप ईएमआई पे दोगे वही पैसा आपको कैशबैक में वापस मिल सकता है। यानी किवी के मुताबिक 3 महीने की ईएमआई चुनते हो अगर आप तो 100% इंटरेस्ट कैशबैक मिलेगा, और अगर 6 या 9 महीने की ईएमआई लेते हो तो आपको 50% इंटरेस्ट कैशबैक में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म ईएमआई लेने पर आपको पूरा फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आप आधा फायदा उठा सकते हो। इंडिया में अभी तक कोई ऐसा मॉडल पहले नहीं आया है। हालांकि इस सिस्टम को स्मूथली रोल आउट करने के लिए पेटीएम और नेवी पहले से ही इसे टेस्ट कर रहे हैं ताकि यूजर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर ये सिस्टम लागू होता है तो इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल सकता है। इससे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ेगा और यूजर्स बड़ी खरीदारी को आसानी से मंथली इंस्टॉलमेंट में बांट सकेंगे। साथ ही कैशबैक और फ्लेक्सिबल क्रेडिट ऑप्शंस उनके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे बैंक और फिनटेक कंपनीज के लिए भी नए रेवेन्यू खुलने की उम्मीद है, जिससे डिजिटल क्रेडिट एडॉप्शंस और ग्रोथ दोनों ही तेज होंगे। मार्केट के लेवल पर भी इसका असर काफ़ी अच्छा दिख सकता है। रिसर्च और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट की मार्केट अभी 2024 तक $2.5 ट्रिलियन थी और 2032 तक की $12.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ईएमआई एनेबल्ड यूपीआई एडॉप्शन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का डिजिटलाइजेशन तेज होगा, जो अब तक कैश और क्रेडिट कार्ड डोमिनेट कर रहे थे। इतना ही नहीं, सोशल पर्सपेक्टिव से भी ये डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है। लो टू मिडिल क्लास इनकम कंज्यूमर्स जो हैं वो अब ईएमआई के जरिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जो कि पहले उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा था। इस तरह क्रेडिट सिर्फ एलीट या प्रीमियम यूजर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचेगा, जिससे डिजिटल तरीके से क्रेडिट का इस्तेमाल हर किसी के लिए आसान हो सकेगा।
इसलिए ये स्टेप केवल ऑपरेशनल इनोवेशन नहीं है, बल्कि इंडियन बैंकिंग और डिजिटल फाइनेंस में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये रोल आउट कब होगा ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सुविधा उन यूजर्स के लिए होगी जिनके पास यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स हैं। कुछ बैंक और फिनटेक में स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, जैसे कि मिनिमम एज या प्रायर क्रेडिट हिस्ट्री। सुनने में सिस्टम जितना आसान और कन्वीनियंट लगता है, इसे इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है। इसके पीछे कई चैलेंजेस हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री पीरियड को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होगी। इंटरेस्ट फ्री पीरियड का मतलब होता है ईएमआई प्लान में कुछ महीनों तक इंटरेस्ट नहीं लगता। उस दौरान आप सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत ही चुकाएंगे, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपको नहीं देना होगा। ये यूजर्स के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन इसे मैनेज करना आसान नहीं होता। बैंक्स और फिनटेक कंपनीज को ट्रैक करना होगा कि कौन कौन से यूजर्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और रीपेमेंट सही समय पर हो भी रहा है या नहीं। अलग अलग प्लान्स और अलग अलग यूजर्स के लिए ये टेक्निकली और ऑपरेशनली काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा दूसरा चैलेंज है रीपेमेंट स्केड्यूल्स को एक्यूरेटली ट्रैक करना। जब हज़ारों यूजर्स अलग अलग ईएमआई प्लान्स पर पेमेंट करेंगे तो ये देखना होगा कि किसने कब कितना रीपे किया। बहुत ज़रूरी है ये सब देखना, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई डिले ना हो, कोई एरर ना हो। इसके अलावा इन ट्रांजैक्शंस की क्रेडिट ब्यूरोज में रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, इसका प्लान बनाना भी ज़रूरी होगा। ईएमआई ऑन यूपीआई का इम्पैक्ट यूजर्स के क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ सकता है, इसलिए रिपोर्टिंग का सही और टाइमली होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा मर्चेंट इंटीग्रेशन और कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर मर्चेंट आसानी से सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे या फिर यूजर्स को भरोसा ही नहीं होगा कि उनका पैसा सेफ है, तो एडॉप्शन स्लो हो सकता है। अब क्योंकि ये फैसिलिटी काफ़ी हद तक पुराने क्रेडिट कार्ड ईएमआई प्रैक्टिस से इंस्पायर्ड है, तब जब क्रेडिट कार्ड्स आए थे, लोग बड़े बड़े ईएमआई पर अपनी सामान को ले लिया करते थे और कभी कभी रीपेमेंट नहीं कर पाते थे। मेरी पिछली वीडियो भी उसी पर थी कि जब लोग रीपेमेंट नहीं करते, अपनी ईएमआई को नहीं भरते हैं, तो सरकार उन पर एक्शन लेने की बात कर रही है। हालांकि क्रेडिट कार्ड पर इसके लिए पेनल्टी लगती है, लेकिन चांसेस हैं कि यही समस्या अब ईएमआई और यूपीआई में भी हो सकती है। लोग ईएमआई पर ईएमआई ले लेंगे और उन्हें अगर समय पर रीपे नहीं करेंगे, तब क्या सिस्टम लेकर आएगी ये सरकार। जब ये ईएमआई ऑन यूपीआई और इंटरेस्ट बैक्ड ईएमआई फीचर लॉन्च होंगे, तो यूजर्स को भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले समझना ज़रूरी होगा कि इंटरेस्ट चार्जेस और प्रोसेसिंग फ़ी कितनी लगने वाली है, ताकि बाद में कोई सरप्राइज कॉस्ट ना आ जाए। इसके अलावा ईएमआई टेन्योर यानी कि कितने महीनों में पेमेंट करनी है और रीपेमेंट स्केड्यूल को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इन पेमेंट्स का आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको समझना होगा, क्योंकि अगर रीपेमेंट डिले होता है तो फ्यूचर क्रेडिट एक्सेस और इंटरेस्ट रेट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। एक और चुनौती है डिजिटल फ्रॉड और सिक्योरिटी इश्यूज। क्यूआर कोड और यूपीआई सिस्टम पूरी तरह से हैक प्रूफ नहीं है। जब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस डिजिटल होंगे तो फ्रॉड और फिशिंग अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा ज़रूरी होगा कि आप ट्रस्टेड ऐप या मर्चेंट का इस्तेमाल करें और किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी पर अलर्ट रहें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए ईएमआई ऑन यूपीआई कितना फ़ायदेमंद होगा, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।